हेलो दोस्तों, मैं सुनील तार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी की जो भी सीरीज अपनी चल रही है सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की, उसमें अपने आज सीवीटी 2 का 15 जून का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इसकी 2 शिफ्ट हुई थी, वो दोनों शिफ्ट का एग्जाम अपने कर लिया है। ये 4:30 से 6 बजे वाली है, ये थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, ये अपने आज करेंगे। और इससे पहले अपने दोस्तों सीबीटी 1 एनटीपीसी की, सीबीटी 2 इन दोनों की प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है दोस्तों। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाया करो ताकि आपकी तैयारी भी बढ़िया होने लगे। एएलपी के जो भी टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इनकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। और किसी को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आपको दोस्तों पता ही है, टॉपिक वाइज अगर इस पे चैनल पे जाओगे तो आपको लगभग अर्थमेटिक के टॉपिक जो भी करवा रखे हैं, आपको डाउट लगे भी ये टॉपिक मेरे को कम आता है, तो वो टॉपिक आप यहाँ से लगा सकते हैं और अपने तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपको ऐसे लगे कि दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। इतना बेसिक से बढ़िया तरीके से मैंने करवाया है, हर एक मतलब कमजोर से कमजोर बच्चे के ध्यान में रख के मैंने करवाया है। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, इससे आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई धन है 1 रुपये का, मान लो ये कितना हो गया, अमाउंट 2 होगी। ब्याज कितना मिल रहा है बताओ, आपको बोलोगे 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये एक ब्याज कितने सालों में मिल रहा है, ये 8 साल का टाइम है दोस्तों। ठीक है ना, इसका मतलब है 1 साल का 8 साल में आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों 1 रुपये। 1 साल में कितना मिलेगा एसआई, आप बोलोगे सर 1/8 मिलेगा, है ना। इसको 100 से गुना करके प्रतिशत में चेंज कर दो बस। 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। आप इसको ये भी कर सकते हो दोस्तों, देखो कोई धन 100 से 200 हुआ, 100 मान लो 200 मान लो, कितने रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए, है ना। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 100 इंटू ब्याज 100 रुपया है, अपॉन प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू में धन कितना है, सॉरी टाइम कितना है 8, तो ये रेट आ जाएगी इसकी। ये कटी जाना है, इसको काटोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो, मान लो ये कह रहे हैं कि 1 से 2 गुना हो रहा है, कितने साल में, 8 साल में। ठीक है, तो ये 8 साल में हो रहा है 1 से 2, तो ब्याज कितना मिल रहा है 8 साल में, 1 रुपये। तो 1/8 का डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, ये आपका दर आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से देखना है, ऊपर आएगा इंटरेस्ट, अब वो नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे आएगा टाइम, ये रेट निकालनी है तो इंटू में क्या आएगा 100%। ये देखो, अगर आपको डेट दी और टाइम निकालना हो तो टाइम यहाँ ले आओ, T=I/R इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, R%। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट पे, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं दोस्तों। 12 मैन एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसे 5 दीवारें बनाने के लिए दोस्तों देखो, ये फॉर्मूला होता है M1D1 वाला, M1D1 वाला, H1 MDS फॉर्मूला पढ़ा है ना, M1D1 अपॉन होता है W1, D2 और नीचे क्या आएगा W2, मतलब काम होता है वो नीचे आता है। ये कहता है ये एक दीवार बनानी है मान लो, है ना, तो ये कहता है कि 49 दिन में, कितने दिन में, 49 दिन में आपको कितने आदमी चाहिए, यहाँ पे X आदमी चाहिए मेन। ठीक है, तो इस प्रकार की कितनी दीवारें हैं, 5 है दोस्तों। हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं कई बार, M1D1 बराबर में M2D2, क्योंकि वो कहता है कि उसी काम को, इसका मतलब नीचे एक काम है तो यही काम, एक काम इसको करना है। अगर यहाँ पे 10 दीवार बनाने का काम है तो इसको भी 10 दीवार बनानी है, इसको 5 बनानी है तो इसको भी 5 बनानी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे एक दीवार बनाना है, इस जैसी 5 दीवार बनानी है, मतलब ये एक दीवार बना रहा है तो ये 5 दीवार बनानी है इनको, है ना। अब इसको काट दो, ये इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 को इससे गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 30। इसका मतलब आपको 30 आदमियों की जरूरत होगी। नेक्स्ट, सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस से, इसके बाद वह शेष यात्रा 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। सुहास की टोटल दूरी बतानी है दोस्तों।
5/12 का नीचे 12 है, ये 3 है, इनका एलसीएम ले लो 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। इसका मतलब टोटल दूरी है 12। 12 में से इसने 3 पार्ट में डिवाइड किए, एक तो इसने की है ट्रेन से, एक इसने की है बस से, एक किसने किससे की है साइकिल से। ट्रेन से कितनी की 5/12, तो कितनी आ जाएगी 5। 5/12 निकाल दो 12 का, इसका 1/3 करो 4 आएगी, 5 और 4 9 होगी, बची कितनी दोस्तों 3। 3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 36 किलोमीटर। कितना गुना है 12 गुना, इस टोटल का भी 12 गुना कर दो तो 12 × 12 144 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन है या कोई ये चीज है ना, ये अगर किसी खंबे को, है ना, ये कोई खंबा मान लो इस प्रकार, या किसी व्यक्ति को पार करती है, इस प्रकार व्यक्ति बना लो चीज, ठीक है ना, इसको पार करती है तो ये खुद की लंबाई पार करती है, इसका मतलब इसकी लंबाई होती है 0। इसको लिखोगे L + 0 लिख लो, इसकी लंबाई 0 बराबर क्या हो गया 95 की चाल है, इंटू में 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ये स्पीड होगी, इंटू में टाइम कितना लेती है 18 सेकंड। अब इसको काट दो, 5 कट रहा है कि 18 से 18 कटी है, 5 से इसको करो, 5 × 45, 5 × 5 25, तो 500 400 कितना आ गया दोस्तों 75। तो ये इसकी लेंथ आ गई। L + 0 का मतलब L 475 मीटर। नेक्स्ट 2 रुपए प्रति मीटर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी स्तंभ को रंगने की लागत 588 मीटर 588 रुपए है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन है, इस पर देखो इतने रुपए का खर्चा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो घन की दीवारें हैं सभी इन पर करने का खर्चा है, इसका मतलब इसका एरिया निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, बराबर इसका एरिया आएगा। अब एरिया जिसे आपने निकाला, आपने कहा कि 2 रुपए 1 सेंटीमीटर का खर्चा है, आपने मान लो 10 सेंटीमीटर निकाला, तो इसको 10 से गुना किया होगा, तब आपके पास टोटल 20 रुपए खर्चा आया होगा, है ना। अब आपको ये दे रखा है कि इसकी रेट क्या है, आपको एरिया निकालना है। आप क्या करोगे, 588 रुपए खर्चा है टोटल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 2 रुपए, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बना होगा, ये एरिया निकल जाएगा यहाँ से, 2 से करो कितना आएगा 29 और ये आ गया 4, इसका मतलब इसके बराबर आ गया 294 के ये एरिया, इस पूरे का एरिया। इसको काटो 6 × 24, 6 × 9 54, a² बराबर कितना आ गया 7 सॉरी 49, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 7 आ जाएगी। आपको क्या पूछा है घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब, तो भुजा की क्यूब कर दो, 7 की क्यूब कितना हो जाएगा 343। नेक्स्ट साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में सेविंग की 13/8 गुनी के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। दोस्तों देखो सेविंग के इसका मतलब हो गया वो अपना पी धन है, मान लो 8 रुपए का है, तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों 13। बताओ ब्याज कितना मिला यहाँ से, इंटरेस्ट 5 रुपए का ब्याज मिला है। देखो 5 रुपए ब्याज मिला है, इंटू में 100 अपॉन में क्या आएगा मूलधन, इंटू में टाइम कितना 10, ये आपकी रेट आ जाएगी दोस्तों। इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 5 25/4 करोगे तो 6.25 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें R% निकालने का मैंने ये फॉर्मूला लगाया 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाया, देखो 100 इंटू ये आगे पीछे लिख सकते हो, 100 इंटू ब्याज 5 रुपये ब्याज था, ये मूलधन कितना है 8, इंटू में टाइम कितना है 10 साल है, ठीक है ना। तो ये आप आराम से इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बाकी आपको तेज करना है तो आपको पहले वाला तरीका बताया था। आप देखो यहाँ से 1 साल में ब्याज निकालोगे, आप कितना निकाला था, आपने निकाला था ना 50%, ठीक है। इसका मतलब है आप 100 रुपए पर ब्याज निकाला था, वो आपको 8 रुपए पर निकालना था, 8 से डिवाइड कर दो इसको, या फिर आपको यही तरीका इसका बढ़िया है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है ना। अगर आप इसको करोगे दोस्तों, जिसे मान लो आपको मैं बताता हूँ, आपने 5 रुपए ब्याज मिला आपको 8 साल में, सॉरी 8 नहीं है 10 साल में, 10 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला दोस्तों कितना 5 रुपए, तो 1 साल में कितना आएगा, 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलो सर 5/10, इसका मतलब 1/2 रुपये आ गया, 1/2 का मतलब 0.5 रुपये ब्याज मिला है मेरे को 8 रुपए पर, तो 100 पर कितना मिलेगा ये निकालना है। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा, ये काटो 20 चौके 80 और 20 5 100, 5 5 25, 25 बटे कितना आ गया 4, ये कर दो इसको, तो ये 6.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। दोस्तों इनको जोड़ना है और घटाना है। देखो ये 35 माइनस का और 5 40 हो गया, ठीक है, 40 में से ये घटाओगे 35 और 35 के लगभग आंसर सारी दे रखी है ना,
तो ये तो जोड़ घटाव का है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या, दोस्तों देखो ये पहला है लड़का और दूसरे लड़की, ये बॉयज और ये गर्ल्स। 931 लड़कियां, इसका मतलब 931 7 की वैल्यू आपको पूछा, लड़कों की संख्या 5 की वैल्यू निकाल दो। 7 से काटोगे कितना आएगा, 13, 7 या 21, 3 5 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, तो 665 लड़के आ गए। नेक्स्ट, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, ठीक है। देखो 100% आपके गांव में वोट थे, मान लो आपकी जगह पर, इसमें से ये कहता है कि 90% ने वोट डाले, आप यहां लिख लो सीधे, डाले कितने ने, 90% ने। तो ये कौन से हो जाएंगे, जिसने नहीं डाले, कितने ने, 10% ने नहीं डाले। डाले गए वोट में से देखो जो कास्ट किए गए वोट, वोट डाले गए हैं, उनमें से 80% वोट है वो वैध थे दोस्तों, वैलिड वोट थे। क्या कहते हैं, जो वोट डाले गए उनका 80% क्या है, वैलिड है, तो बाकी क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। दोस्तों एक ही बात को दो तरीके से सोचना चाहिए। एक गांव में आपको बोल दे कि 50 महिलाएं, 50% महिलाएं रहती है, तो आप बोलोगे सर 50% पुरुष रहते होंगे, है ना। अगर आपको बोल दे कि एक क्लास में 20% लड़के हैं, तो आप बोलोगे सर 80% लड़कियां हैं। अब आपने बोला कि 80% वैलिड वोट है, तो बताओ 20% क्या होगा, इनवैलिड होगा। ये कितना आएगा, 90 का 80% 72 आएगा, 72%। ये कितना आ जाएगा, 90 का 20% 18% आ जाएगा। अब कहता है कि विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। अब देखो जो जीता है ना, और जो हारा है, जीता है उसको कितना मिला है, इसका 60%, और बताओ इसको कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। अब यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, इसका मतलब इसको 72% का 60% वोट मिले, मतलब 60/100, ये किसके बराबर है, 64,800 के, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 100% की वैल्यू कौन सी पूछी है, तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या 100 की वैल्यू पूछी है। तो ये दोस्तों पूरा मैंने आपको इसका बेसिक बताया कि इस प्रकार आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये चीजें कब काम आती है ना। कुछ तो बोलेंगे कि सर इतना लंबा इसका सोल्यूशन है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको, अगर बीच में से कहीं से भी आपको कोई भी चीज पूछ ली, मान लो आपको बोल दिया, आप तो टोटल 100 पूछा था, आप इसकी 100 की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको पूछा होता इनवैलिड वोट बताओ, तो आपको यहाँ पर सीधा दिख जाता कि सर 18% है 100 का, तो आप सीधे 18% की वैल्यू निकालते, ठीक है ना। आपको पूछते कि कितने वोट नहीं डाले गए, तो आप डायरेक्ट 10% की वैल्यू निकालते। आप क्यों निकालते 100 की, फिर 90 की, फिर 10 की निकालते हैं ना, आप डायरेक्ट 10 की निकालते। तो ये सारी चीज इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं आप। बाकी अगर शॉर्टकट में सोल्व करोगे तो भी इसको एक लाइन में कर सकते हैं, वो भी आपको तरीका मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों इतने % की वैल्यू है, इसको सोल्व कर लोगे क्या, या करवाऊं। 72% 6/10 बराबर किसके, 64,800 के। इसको 6 से काटो, 6 कम 6, ये आगे 108, 12 6 72, 12 नी में 108, 900 हो गया। और कितना आएगा, 6 से कटा है ना, तो ये काटोगे 6 से, तो ये आ गया 15, 150, और ये हो गया 1500। 1% की वैल्यू होगी दोस्तों 1500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,50,000, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब दोस्तों इसको शॉर्ट में छोटे तरीके से कैसे करोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब कहता है कि एक चुनाव में मान लो जो भी वोट थे, मान लो X वोट मान लो, अधिकृत लोगों में से 90% ने वोट डाले, तो इसका मतलब 90% का मतलब 9/10 लिख दो। आप पूरा क्यों लिखते हो, जो कटता है वो काट दो। डाले गए वोट इतने डाले गए दोस्तों, है ना, इसमें से 80% के वैध वोट थे, तो 80 का मतलब 8/10 कर दो इसको, या 4/5 भी कर सकते हो। अब ये डाले गए वोट और वैलिड वोट है, यहां तक ये पूरे वैलिड वोट बन गए, समझ गए ना। अब विजेता को वैध मतलब वैलिड वोट में से 60% मिले, इसका मतलब इसको मिले हैं दोस्तों 60%, ठीक है। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, वोट प्राप्त हुए थे वोट डालने की संख्या, तो दोस्तों ये विजेता की है, यहां से यहां तक टोटल बन गया दोस्तों, ये विनर को कितने मिले हैं वो बन गया ये, ठीक है। इसके बराबर कर दो 64,800, बस यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो 100% की वैल्यू आएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है अधिक होती, तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता,
यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में पूछिए दोस्तों। अब देखो, एक होता है कि आपको मान लो फिक्स टाइम लग रहा है, आपको पता है कि इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से मान लो कोई पॉइंट आपको इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपको टी टाइम दे दिया, ठीक है। अब कहता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आपको टाइम क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा, है ना। इधर कम लगेगा, इधर ज्यादा लग रहा है। अब देखो, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, मान लो स्पीड ज्यादा होगी प्लस होगी, तो स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझिए ना बात है। तो ये कहता है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 8 घंटे कम लगते। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -8 घंटे। ओके। और स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती मतलब स्पीड ने आपने कम कर दी, s-12 कर दी, ये s+12 थी। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें लगा आपको 12 घंटे अधिक लगे। अब देखो 12 घंटे ज्यादा लगे मतलब प्लस, यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 घंटे हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 8 घंटे कम हो गया और ये 12 घंटे कम हो गया। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपने इसकी स्पीड मान लेनी है s। मान लो इसकी स्पीड थी s। अब देखो, इसको s इंटू एक, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, जो s1 इंटू s2 अपॉन होता है s1 और s2 का डिफरेंस, इंटू में क्या आता है, t होता है, ठीक है। अब देखो, ये पहली बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो टाइम दे रखा है, और ये दूसरा केस दे रखा है। तो दोनों में जो दूरी आएगी वो बराबर है, दूरी तो बराबर है ना, तो ये अपने बराबर रख देंगे दोनों को। तो क्या आएगा दोस्तों, s1 मान लो s स्पीड थी, तो एक में आपने s+12 कर दी, नीचे क्या आएगा, अंतर इनका। तो s और इसका अंतर कितना आएगा, देखो s+12 और s का अंतर कितना है, s कट जाएगा तो 12 आएगा, जितनी अधिक है ना, ये देखो अंतर कितना है 12, तो ये 12 आ गया। इंटू में टाइम कितना है, टाइम 8 घंटे। ये एक बार फॉर्मूला लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, यही आप दूसरे वाले में लगा दो। इसमें क्या आएगा, s इंटू s -12 होगी स्पीड, डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, है ना। और टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलो सिर्फ 12 घंटे। इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी दूरी है ये भी दूरी है, बराबर होगी। ये कितना है, 12 से 12 कट गया, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया 3 बार, s से s कैंसिल हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, 2s प्लस 12 दूना 24 बराबर में कितना बनेगा, 3s माइनस का 36। ये s इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा, s बचेगा। ये 36 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड आ गई दोस्तों आपकी 60। आप चाहे इस फॉर्मूले में पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। इसे मान लो इसमें पुट किया तो s की वैल्यू 60 इंटू 60 और 12 72, अपोन में कितना आएगा 12, इंटू में कितना आ गया 8, 12 एकम 12, 12 6 72, 6 8 48, 48 को 60 से गुणा करोगे तो 6 8 48 और 6 6 24 और 4 28, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 है। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, इसमें क्या है आपके पास है, एक तो ऑरेंज है, सेब है, एक तो संतरा है और एक क्या है, सेब है, ठीक है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे मान लो क्वांटिटी मिलाई आपने, यहाँ क्वांटिटी मिलाई संतरे की, और इन दोनों की मिलाओगे तो यहाँ पर ओवरऑल आएगी, है ना। इस प्रकार जूस बनाते हो आप। अब इनमें एलिगेशन लगा दोगे तो आपका इसका रेशियो आ जाएगी, कितनी कितनी मात्रा आपने मिलाई है। तो ये देखो, ये सेब में लगा दो तो 20% सेब है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में। तो सेकंड वाले में क्या कहते हैं, 30% संतरे का रस है, तो बताओ 70% क्या होगा, सेब का रस होगा। ये 70% किसका आ गया, सेब का आ गया, ठीक है। अब देखो, टोटल ओवरऑल है, उसमें क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 4:3, इसका मतलब ये हो गया एप्पल और ये हो गया दोस्तों ऑरेंज। अब देखो 4:3 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पर एप्पल के अंदर लगा रहे हो आप एलिगेशन, तो आप एप्पल का निकालो, एप्पल का पार्ट निकालोगे तो क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर 4/7 आएगा। टोटल कितना है 7, 7 में से सेब कितना है 4, तो 4/7 हो गया। प्रतिशत में चेंज करना है 100 से गुणा कर दो, चीज नहीं करना तो आप 4/7 ही रख लो इसको। इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। इसका कितना कर दो, 7/10, ये हो गया 1/5, ये हो गया 7/10 हो गया। अब दोस्तों जब भी इसको फ्रैक्शन को सोल्व करना हो, 5, 7 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 17 आएगा।
इनका एलसीएम का गुना कर दो 70 का सभी में, ठीक है ना, पूरे रेशियो में। तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा 14 5 70, ये कितना आएगा 7 7 49, ये कितना आएगा 10 चौके 40। अब देखो इनमें आसानी से लगा दो, इनका डिफरेंस कितना आया 26, इनका डिफरेंस कितना आया 9, इसका मतलब इनकी मिलाने वाली मात्रा का अनुपात कितना है 9:26। नेक्स्ट, 10,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि 12,928 रुपए है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बनता था किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे बनाते थे, ठीक है। मान लो 10,000 रुपए की राशि है, आपको बोल देते थे कि इस पार्ट पे 10% की दर है एक पार्ट पे, और दूसरे पे मान लो 15% की दर है। ये 2 साल के लिए है, ये 1 साल के लिए है ना। तो फिर आपको पूछते थे यहाँ से और यहाँ से ब्याज मिलेगा, उसको अपने निकाल लेते थे, क्योंकि इसमें तो देखो गुना ही करना, तो 10 गुना 20% ब्याज बनेगा 2 साल का, और 15% बनेगा 1 साल का ना, जो भी टाइम दिया होता है उसका। लेकिन ये इसमें आपको ब्याज निकालोगे तो इसमें कैसे निकालोगे, देखो इसमें 20% की दर दे रखी है और इसमें कितनी दे रखी है दूसरे पार्ट पे, पहले पार्ट पे आपको 10% की दर है। पहले पार्ट पे दोस्तों आपको कितनी है, 2 भागों में बांटा है ना, किसको 10,000 रुपए की राशि को 2 पार्ट में बांट दिया। ये 10% पे है, ये 20% पे है। ये कितने साल के लिए, दोनों ही 2-2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए। तो यहां से इसका सीआई बनेगा, वो बताओ कितना आएगा रेट। अब आप बोलोगे सर 10% की दर से 2 साल का निकालोगे, 10 + 10 + 10 × 10/100 करके इसका निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 2 जीरो कटेगी, 1 बचेगा, 20 और 21% ब्याज आ गया। 20% का 2 साल के लिए लगाओ तो कितना आता है 44% आता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ देखो आपको ब्याज कितना मिला है 12,900, सॉरी ब्याज नहीं ये अमाउंट है दोस्तों, 10,000 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 2,928 रुपये आ गया। अब ये आप सवाल है ना, आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, वैसे ही किया करो, आपको बहुत आसानी होगी इसे करने में। अब देखो इसमें दोस्तों ये आप सोचो कि बहुत सारी चीजें कर दी, ये तो समझाने के लिए दूसरा सवाल समझा रहा था मैं, इसमें बस एक ही स्टेप करना होगा, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता होता डायरेक्ट कि 10% का 2 साल के लिए अपने लगाएं तो 10 + 10 कितना आएगा 21% आएगा, है ना, 20% का 44% आएगा। तो देखो 21% और इसको 21% इसमें तोड़ लो, इसको 21% प्लस कितने में तोड़ोगे, ये कितना बनेगा 23%। समझ में आएगी क्या बात सभी को। अगर ये एक एक साल के लिए होता तो अपने 10% 20% होता, लेकिन इसने लगाया कितने साल की, 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 21% इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है ना ब्याज। अब बताओ 10,000 का 21% निकालोगे कितना आएगा 2100, कितना आएगा 10,000 का 21% 2100 आएगा। लेकिन आपको ब्याज कितना मिल रहा है 2928, देखो ये 2,928, मतलब 2100 रुपये, तो ये माइनस कर दो, ये तो दोनों में कॉमन था, है ना, कितना बचेगा 828। अब ये 828 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला, ये किस कारण मिला है, आप बोलोगे सर ये दूसरा पार्ट है ना 20% वाला, मतलब सेकंड का 23% आपके पास और बचा हुआ है। यहाँ कितना बचा हुआ है सेकंड, ये बचा हुआ, मतलब ये इसके इक्वल है, यहाँ तो जीरो है, कुछ नहीं है, ये दोनों पार्ट तो दोनों बराबर है ना, ये बच गया। मतलब सेकंड पार्ट का 23% की वैल्यू है कितनी दोस्तों 828। तो सेकंड का टोटल सेकंड निकाल लो, 828 बटे 23 इंटू में कितना आएगा 100% आएगा। 23 से इसको काटा, 23 दिया 69, 23 के 138, इसका मतलब ये आ गया दोस्तों 3600 रुपये। 10,000 में से ये 3600 है तो ये कितना बचेगा 6400 रुपये बचेगा। डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हो, इसको फिर क्या लिखोगे कि आपके पास ये 44% बनाना है आपको ना, कितना लिखोगे आप, इसको लिखोगे 44% माइनस 23%। अब बताओ कितना बच जाएगा, यहाँ पे 21% बच जाएगा, ठीक है ना। तो दो इसमें भी 44% है, इसको अब की बार 44 को 44 ही रखा है, इसको चेंज कर लिया, दोनों का 44% निकाल दो, कितना आएगा 10,000 का 4400 आएगा। लेकिन आपको ब्याज तो कितना मिला है, कितना कम मिला है, देखो यहाँ तो 4400 रुपये ब्याज ले लिया आपने, लेकिन आपको मिला 2928। ये जितने का गैप आए ये 23% किसका होगा, फर्स्ट का 23% है। लेकिन दोस्तों माइनस वाले की बजाय आप इसमें से निकाल लिया करो, आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, प्रत्येक समान मूल्य वाली 10 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा।
देखो प्रत्येक कुर्सी के मूल्य का 1/4 1440 है। देखो दोस्तों, मान लो कोई भी चेयर है, इसका 1/4 मूल्य कितना है, 1440 रुपये है। तो चेयर की वैल्यू आ जाएगी ना सी की, ये देखो गुना करोगे तो 560 रुपए की एक होगी। अब आपको एक कुर्सी की पूछे, 10 की पूछे, 5 की पूछे, तो ये 10 की पूछे तो आप इससे निकाल सकते हो, तो ये आंसर हो सकता है। 3 कुर्सियों का क्रय कुल मूल्य 2 कुर्सियों की कुल मूल्य से 560 अधिक है। इसका मतलब 3 चेयर का मूल्य 2 चेयर के मूल्य से डिफरेंस कितना है, 560। यहाँ से देखो एक चेयर की वैल्यू आ जाएगी 560। अब आपको एक की पूछे, 10 की पूछे, 5 की पूछे, 12 की पूछे, 100 की पूछे, निकाल सकते हो। इसका मतलब आप चाहे पहला यूज करो चाहे दूसरा यूज करो, मतलब दोनों में आपके पास ऑप्शन है या का। इसका मतलब या तो पहला कथन या सेकंड कथन यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इनका एलसीएम दोस्तों 112, आपने सबसे बड़ी संख्या मान ली। अब देखो 98 का डिवाइड जा रहा है कि 112 में, 14 7 98, 14 8 112, दोनों में देखो कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 7 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें ये ले लिया, ये 28 चौके 112 पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 वाला कोण है 1 ही है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0, तो बीटा न्यून कोण है तो बीटा का मान दोस्तों ये माइनस का बराबर में जाएगा तो देखो इक्वल प्लस हो गया। साइन 30 की वैल्यू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी कितनी होती है दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू आप बोलो सर 1/2 होती है। तो साइन यहाँ से बीटा कितना निकलेगा, आप बोलो सर 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कर दिया मैंने दोनों साइड। साइन बीटा 1/√2 कितने पर होता है, आप बोलो सर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल, बीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसी काम को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी अकेले इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इनका एलसीएम लोगे तो दोस्तों 60 आया, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। यहाँ से देखो ए 4 है तो ए और बी दोनों 6 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। आपको पूछे बी और सी मिलकर कितना करेंगे, तो 60 काम करवाना है। ए की वैल्यू 4 है तो ये सॉरी 2 आई है ना इसकी, तो इन दोनों का करोगे टोटल कितना हो गया, एक दिन का काम 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है। नेक्स्ट, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज से देखो, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का, मान लो यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि यहाँ से ये भूतल है, यहाँ से ये जहाज इस प्रकार जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जहाज है। अब यहाँ पर इसने कोण बनाया कितना, 45 डिग्री। ये 45 होगा तो ये भी 45 ही होगा दोस्तों, दोनों बराबर होंगे ना। 45, ये 90 है, ये 90 माना तो ये दोनों, ये 45 है तो ये दूसरा कितना बच गया 45। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ से अगर आगे ये जा रहा है, यहाँ तक 45 डिग्री था, अब ये 10 सेकंड बाद, कितनी सेकंड दिया, 12 सेकंड बाद, यहाँ पर 12 सेकंड का टाइम दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो। इसका कोण कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया। देखो 45 से घटकर कितना होगा, 30 डिग्री। अब कहता है कि यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर था, मतलब ये देखो इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर इतनी, ये 2400 मीटर है। ठीक है, तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल को, तो यहाँ से देखोगे तो एक चीज बताओ मेरे को, ये अगर एक है ना, तो ये भी कितनी होगी, एक होगी। क्या बात समझ आई क्या, छोटे वाले ट्राइंगल में, क्योंकि 45-45 कोण बराबर है तो रेशियो में ये एक है तो ये भी एक होगी। अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, अंदर वाले को भूल जाओ, अंदर वाले को मैं रफ कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बताओ मेरे को एक बात है, ये 30 है तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, पूरा 60 डिग्री होगा। 30 के सामने एक, तो 60 के सामने √3, इसका मतलब ये पूरी होगी दोस्तों, √3 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी है, एक है, तो ये पूरी √3 है तो √3 - 1 बच जाएगी ये दूरी। अब देखो एक की वैल्यू 2400 है तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 2400 मीटर है, एक पार्ट की वैल्यू, तो √3 - 1 की वैल्यू निकालनी हो तो ये √3 - 1 गुना हो जाएगी, तो 2400 इंटू में क्या आ जाएगा, √3 - 1, ये दूरी होगी। अब ये देखो ये 12 सेकंड में तय करती है, तो 12 सेकंड का देखो दूरी बटे 4 डिवाइड कर दो, दूरी बटे समय, तो ये क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, इसको 18/5 से गुणा कर दोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी।
12 दूना 24, तो ये कितना आ गया 200। 5 से काटेगा 40 आएगा। 18 चौके 72, 720 √3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपको CI और SI का डिफरेंस पूछा हो, कितने साल का, 2 साल का, तो आपको पता है x r²/100 कर दिया तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना परसेंट है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81/100। ये इतना परसेंट 81/100% आपका डिफरेंस है, तो किसके बराबर है 97.2 के। यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 97.2 अपॉन 81 इंटू में 100 इंटू में 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो ये काट दो या फिर नीचे जीरो लगा के फिर काट दो। इसको डिवाइड करो, ये कितने पे जाएगा 9 नीम 81, 9 नीम 81, 9 दाए 9 एकम 9 0 9, इसको काटोगे तो ये आ गया 12, इसका मतलब आ गया ये 12,000। नेक्स्ट देखो, इसको अप्रोक्स में सोल्व करना है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। ये इसको 3 मान सकते हो, 3 × 5 15 हो गया। इसको 2 मान सकते हो, 2 × 5 10 हो गया, माइनस ये 4, और इसको डिवाइड है तो 2 डिवाइड कर दो। ठीक है, प्लस का ये 1 मान लो, तो 10 और 15 25, 25 और 1 26 में से 2 गया 24, तो आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो, ये डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो कौन सोल्व होगा पहले, डिवाइड है। इसका मतलब इसका डिवाइड करो, 2 की पावर 2 कितना था 4, तो 4 का इसमें डिवाइड किया 10, 10 को इससे गुणा करो। गुणा करोगे क्या बताओ, 10 को 10 से गुणा करोगे क्या, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या है दोस्तों 5 है। तो यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग, पहले ही भाग होगा, तो 5 के इसमें भाग दिए 2, तो 10 गुणा 20 आएगा। तो आपके पास बचा 30 डिवाइड बाई ये कितना बचा दोस्तों 10 गुणा 20। ठीक है, इंटू में 6 माइनस का 4। अब देखो, ये आप लिखोगे 30, इसको भाग देना है 20 से, गुणा में कितना है 6, इसको ये कितना आ गया 3 आ गया, 3 3 9, 9 में से 4 गया 5, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्रमशः 6 8 10 त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, आपको बोला है इसने त्रिज्याओं वाले ठोस गोले। अब देखो, गोला होता है जो छोटा है, बड़ा बना लो चाहे छोटा बना लो, इसकी त्रिज्या आर होती है, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होती है। ठीक है, आपके पास 3 गोले हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं पूरा बेसिक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी 6 बड़ी है ना, r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, बराबर में एक बड़ा गोला बनाना है 4/3 पाई r क्यूब, इसको कैपिटल मान लिया। अब देखो, सभी में से इनमें से कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब आपके पास बचेगा r1 की क्यूब, r2 की क्यूब, r3 की क्यूब, बराबर किसकी होगा कैपिटल R क्यूब की। मतलब ये तो ज्ञात करना है, तो 6 8 और 10 इसका क्यूब ही करना है। 6 की क्यूब 216, 8 की क्यूब 512 और 10 की क्यूब 1000, बराबर किसकी होगा कैपिटल R क्यूब की। 10 और 5 15 और 2 1700, 1700 कितना बनेगा 28 बनेगा, बराबर में R क्यूब। R की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप 6 की क्यूब 8 की क्यूब 10 की क्यूब करो, इसका क्यूब रूट निकालना होगा। अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप इसको कर पाओगे ना डायरेक्ट। अब ऐसे नहीं होगा कि आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसलिए इसको बेसिक को भी थोड़ा सा देख लिया करें। नेक्स्ट, यदि x, इनको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। देखो, इन सभी को जोड़ो, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट जोड़ दिया, 30 60 और 64, 30 प्लस 64 प्लस में 50, इन सभी को जोड़ दो, कितना बनेगा 30 90 140 144। इनको देखो, इन तीनों में पहले पार्ट दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, बाहर लेगी, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस का जेड इक्वल टू 144। ये स्क्वायर नहीं बन गया क्या, अब स्क्वायर रूट हटाओगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड अगर रखोगे, ये स्क्वायर बना है 144 के, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को, ठीक है ना। इसको मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं यहां से, ये आ गया 12।
आपको पूछा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका डबल कर दो, यहाँ डबल किया तो यहाँ भी डबल कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 12 दूना 24। नेक्स्ट, यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू होता है दोस्तों क्या, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, आप ऐसे याद लिखा करो इसको, इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि 3 किसके साथ आता है। दोस्तों माध्यिका बड़ी है, देखो माध्यिका में ज्यादा अक्षर आ रहे हैं तो 3 इसके साथ बड़ा, बड़े के साथ आ रहा है गुणा में। ये माध्य छोटा है इसमें लिखने में है ना, तो माध्य के साथ छोटा आ रहा है 2, इस प्रकार याद रखा करो। अब आपको माध्य और बहुलक का अंतर पूछा है, तो दोस्तों यहाँ से क्या करो आप, बहुलक माइनस आप यहाँ से माध्य कर दो। अब देखो बराबर के एक साइड में जो भी किया आपने, 3 इंटू इसको मीडियन लिख लो दोस्तों शॉर्ट में, इसको 2 इंटू क्या लिख दो, मीन लिख दो, पूरा लिख दो चलो। और यहाँ से देखो माइनस किया तो यहाँ भी मीन माइनस कर दो। ठीक है, आप बराबर में करते हो ना, जैसे आप 2x प्लस मान लो 5 है और बराबर में कितना है, ये 3 है, तो इधर 3 माइनस कर रहे हो तो इधर भी 3 माइनस करोगे ना, ये बराबर रहेगा। इसी प्रकार यहाँ कर दो, तो यहाँ देखो अंतर आ जाएगा इसका कितना, 69 दे रखा है आपको, और ये 3 इंटू मीडियन, और ये भी कितना बन जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ से मीन 3 हो जाएंगे, तो 3 कॉमन लेके 12 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, ये 3 इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो इनका अंतर कितना आ गया, 23। नेक्स्ट, y प्लस जेड इक्वल टू 8, तो वाई जेड कितनी है 6, तो y प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। देखो आपको y माइनस जेड का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 4y जेड। देखो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 6, 4 6 24, तो 24 इसमें से माइनस करो 0, ये आगे 4, तो 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वालों छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री मापा गया, तो इसको प्रतिशत में बताना है। दोस्तों जब भी आपको बताया है ये दो चीजों में होता है पाई चार्ट, 100% या 360 डिग्री। ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपने। अब 63 डिग्री दिया है, तो टोटल कितना होता है कोण पाई चार्ट के अंदर, कोण में अगर देखें तो आप बोलोगे 360 डिग्री होता है, 360 है, 360 डिग्री में से 63 डिग्री है, तो बताओ 100 में से कितना होगा, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। इसको काट दो, 9 चौके 36 और 9 साते 63, 0 और इसको काटोगे 2.5, 25 साते 175, मतलब 17.5 डिग्री आंसर परसेंटेज में आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको दोस्तों क्यूब रूट करके सोल्व करना है। देखो 16,384 है, 16,384 इसका क्यूब रूट है, और नीचे इसके क्या डिवाइड है तो 256 है। ठीक है, ये भी क्यूब रूट है। इसको करोगे आप तो ये बनेगा दोस्तों 64 इंटू 4, 64 चौके 256 होते हैं, क्यूब रूट है। यहाँ से इसका क्यूब तो निकल जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 4 इंटू में 4 की पावर, ये क्यूब रूट बच जाएगा 4 के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर इसको सोल्व करके देखो, इसको आप देखो 3 पद जा रहे, इसमें आप 16 का डिवाइड करो, 16 एकम 16, फिर 0, फिर 16 दूना कितना आ जाएगा 32, और ये कितना आ जाएगा 6, 16 चौके 64। ठीक है, कितना करो 2 की पावर 10 कर लो, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर कितना बन गया 14। अब देखो क्यूब रूट है बाहर, इसका मतलब 2 की पावर 14 बटे 3 है पावर में, 3 चौके 12, तो 2 की पावर 4 तो पूरा पूरा 12 आ जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब है दोस्तों 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 2, ये क्यूब रूट के अंदर है। अब देखो क्यूब रूट में से इसको करोगे तो ये तो 12 आ जाएगा, 2 की पावर कितनी आएगी दोस्तों 4 बार आएगी। यहाँ देखो ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये बचेगा 4 ई क्यूब रूट, ये इससे कट जाएगा, ये 2 की पावर 4 16 बटे 4 है, तो ये कितना बचेगा 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए एक वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है यदि ए बी। अब दोस्तों एक वृत्त बना ही लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब इसमें ये इस प्रकार दी हुई है, इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये यहाँ से इसको टच करती है, इसको बना लेते हैं, ये यहाँ से इसको टच करती है, ये पॉइंट दिया हुआ है। इसी प्रकार ये पॉइंट इसको टच करती है, तो यहाँ दिया हुआ है ए बी सी और डी। ये कहता है कि ये पी, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, यहाँ पे ये टच करती है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यदि ए बी 16, इसका मतलब ये पूरी कितनी दी हुई है 16, डी एस कहाँ है, ये डी एस कितनी है 10 है,
ये यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, ये पूरी नहीं है। और ये आर सी कहाँ है, ये कितनी है, 3 है। तो इसके अलावा ABCD का परिमाप पूछा है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप एक वृत्त बनाते हैं, आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं अपनी बार से किसी पॉइंट से, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई देखो यहाँ पे टच कर रही है तो ये दोनों बराबर होती है आपस में, ठीक है ना, इन दोनों की लंबाई, अगर आपने थ्योरम पढ़ी है तो। अब यहाँ देखो ये पॉइंट है, इससे ये स्पर्श रेखा निकल रही है, इस पॉइंट से टच कर रही है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। ये 3 है तो ये भी 3 होगी। इस पॉइंट से ये दोनों निकल रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पॉइंट से ये भी निकल रही है देखो, इसका मतलब ये और ये पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, ये और ये बराबर होंगे। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। और ये इसका आपको परिमाप निकालना है। अब आप क्या करो दोस्तों, आप इसके अंदर एक होता है कि जो आमने सामने की भुजाओं का देखो AB और इस CD का योग, मतलब AB प्लस CD का योग बराबर होगा किसके, AD प्लस BC के। AB कितना है, 16, CD कितना है, देखो 10 और 3 13 आ गया, बराबर में AD इसके बराबर होगा तो AD प्लस BC बन गया। 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो ये AD प्लस BC की वैल्यू आ गई। अब देखो चारों भुजाओं का योग ही तो करना था, आपके पास देखो दो भुजाएं, इन इसका कितना है, इसका और इसका योग किया तो कितना आया दोस्तों, 29। इनका भी देखो कितना आया, 29 आया, इनका योग किया आपने AD प्लस BC का, 29 और 29 से टोटल परिमाप कितना हो गया, 58। नेक्स्ट, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक बड़ा गोला है, इसको पिघलाकर ये कह रहा है छोटे 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 इस प्रकार 27 गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सेम आकार के हैं सारे, ये 27 बनाए जाते हैं। तो बताओ एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये 27 बनाने इस प्रकार। तो एक का निकालो, आप देखो 4/3 पाई, आपने स्मॉल r क्यूब माना, एक छोटे गोले का आयतन मान लिया। इस प्रकार के कितने हैं, 27, तो 27 से गुणा कर दो, इसके बराबर होगा कितना, 972, क्योंकि इसी आयतन को तो आपने डिवाइड किया ना, एक का इतना तो 27 का इसके बराबर हो जाएगा। इसको 27 में बांटा है ना, इसको डिवाइड करो, 27 दिया 81 और 27 छिके 162, 4 से काटोगे 9 बार, तो r की क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 9 दिया, ये 3 इधर गुना हो गया 27, r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको क्या पूछे है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई इंटू r की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 की 9 चौकी 36 पाई हो गया। ये तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया संपूर्ण, कितने है ये 27, तो 27 से गुणा कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा आंसर इसका, 972। नेक्स्ट, यदि संख्याओं 33x 47 63 83 109 का माध्य इतना है, इनका माध्य ज्ञात करना है। दोस्तों आप इस प्रकार के सवाल को पहला तरीका ये कर सकते हो, 33 प्लस x प्लस 47 प्लस 83 प्लस 109, ठीक है, डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 5, तो बराबर में 67 इंटू 5 कर दो डायरेक्ट, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर पुट करके इनको फिर जोड़ के डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें क्या लगाओगे, आपके पास 67 है ना माध्य, x की वैल्यू निकालने का तरीका 67 माध्य है ना, 67 मान लो ये संख्या। अब देखो इनसे डिफरेंस करो कितना आएगा 67 का, ये कितनी कम है 67 से, आप बोलो सर 34 कम है ना, तो ये 34 कम होगी, इसका मतलब -34, x को छोड़ दो, ये तो निकालनी है। और 67, ये 67 इससे ये 67 से कितनी कम है, ये 47, इसको करोगे तो ये आ जाएगी दोस्तों 20, इसका मतलब ये -20, कम है तो माइनस में, ज्यादा है तो प्लस में। ये देखो ये 67 से ज्यादा है, इससे तुलना कर रहे हो ना, कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो प्लस कर दो 16, प्लस 16 है। ये कितनी ज्यादा है इससे, तो देखो 100 से 100 तक करोगे तो 33 और 9 42 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो सभी से तुलना कर दी, अब देखो यहाँ से ओवरऑल इसका क्या बनेगा, 34 और 20 हो गया दोस्तों 54 माइनस का, और ये प्लस 16 48 58 बन गया, इसका मतलब यहाँ से ओवरऑल आया आपका प्लस का 4। अब देखो प्लस आए तो उसको माइनस कर दिया करो, ठीक है, और माइनस आए तो उसको प्लस कर दिया करो, ठीक है। ये कितना आएगा 63 है, इसका मतलब x की वैल्यू 63 आ गई, तो अब 63 यहाँ रखना है, ठीक है। अब इनको जोड़ के आप डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 80.6। ये इसको x को निकालने का शॉर्टकट तरीका था। नेक्स्ट,
4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर परिवार का औसत साप्ताहिक औसत व्यय 1475। पहले 3 सप्ताहों के दौरान परिवार ने ऐसी वस्तुओं पर क्रमशः 1200, 1500, 1875 रुपये व्यय किए। साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय किया। ये कहता है दोस्तों एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसने 4 सप्ताहों का इसने एक देखा कि पहले सप्ताह में इसने किया 1200 रुपये खर्च, दूसरे सप्ताह में इसने किए 1500 रुपये खर्च, है ना, पूरे हफ्ते का खर्चा, और तीसरे सप्ताह में 1875। ये कहता है चौथे में कितना करूं कि ओवरऑल मेरा कितना हो, 1475 रुपये का एवरेज आए सभी सप्ताहों का। तो दोस्तों वही तरीका आपने मान लिया, चौथे सप्ताह है, फोर्थ का कितना मान लिया आपने, 1475, यही था मेरा। अब 1475 है ना ओवरऑल माना, इसकी तुलना कर दो तीनों सप्ताहों से, ठीक है। यहां से करोगे तो ये बताओ कितना कम है, आप लोग सर ये 275 कम है इससे, ओवरऑल से, है ना। अब इसका इस दूसरे वाले से करो, ये 1500 है, ये 25 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 400 ज्यादा है, प्लस का 400 हो गया। अब इसके साथ तो क्या है, करनी नहीं, इसको तो ज्ञात करना है। अब 400, 425, तो 425 प्लस का है और माइनस का 275 है, इनका डिफरेंस करो 0, ये 5 और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 150 आ गया, तो 150 देखो प्लस का आया, तो प्लस का आया तो इसको माइनस कर दो, पीछे वाले सवाल में बताया ना, प्लस का आए तो माइनस करना है, माइनस का आए तो प्लस करना है, ठीक है ना। तो इसको घटाओगे तो कितना आ गया 1325 आपका एवरेज चौथे सप्ताह का आ जाएगा। नेक्स्ट, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग 225 है, तो वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप बताना है। दोस्तों ये भुजा का अनुपात है 4:3, इनके क्षेत्रफल का ए स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इनके क्षेत्रफलों का योग है कितना 925, तो 16 और 9 25, 25 की वैल्यू कितनी है 225, कितना गुना है दोस्तों 9 गुना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 निम 144, ये 9 निम 81। कहता है छोटे वर्ग का परिमाप चाहिए, इसका मतलब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना 81, ए की वैल्यू कितनी आएगी 9, है ना। तो इसका परिमाप करना है तो 4 से गुणा कर दो, 9 चौके 36 आंसर आ जाएगा। तो आप दोस्तों जो बड़ा है ना इसके अंदर, उसका परिमाप बताओ कितना आएगा, उसका परिमाप निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको चेक करना है, पीछे के 3 अंक चेक करने होते हैं 8 के लिए, इनको चेक करना है, ये तो आप चेक कर लोगे, ठीक है, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। 8 का देखो 8 5 40 है, ठीक है, एक बचेगा 12 आ गया, 8 में डिवाइड, 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया। बाकी सभी 8 से डिविजिबल है, आपको पूछा है जो डिविजिबल नहीं है वो। नेक्स्ट, एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंद लाल, 8/15 नीली, शेष पीली है। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक है तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या। दोस्तों देखो 7/18 8/15 है, इनका एलसीएम लो, 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 18 और 15 का, आप लोग सर 90 आएगा इनका एलसीएम, कितना आ गया, इसका मतलब टोटल गेंद कितनी मान ली 90। ये कहता है रेड है, ब्लू है और शेष कौन सी है येलो है। रेड कितनी है 7/18, तो 7/18 करो इसको, 18 5 90, 5 7 35 आ जाएगी। ये कितनी है 8/15, 15 6 90, 6 8 48 होगी। इनको जोड़ दो, 8 और 5 13, 4 और 3 7 और 1 8, कितनी बचेगी 7 गेंद कौन सी है येलो है। लेकिन ये कहता है येलो गेंद 84, सॉरी येलो नहीं है, ये कहता है लाल गेंद और पीली गेंदों की मतलब अंतर है, कितना अंतर है 28, इसका मतलब 28 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 84, एक की वैल्यू 3, आपको टोटल पूछिए 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा कर दो, इसका 270 आ जाएगी। नेक्स्ट, दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है जब, देखो सम संख्याएं होती है दोस्तों, जैसे 2 है, एक 4 है ना, 6 है, इनमें तो देखो 2 कॉमन आ ही जाएगा सम संख्याओं में, तो 2 इनका एचसीएफ होगा, एक एचसीएफ नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये अपने बताते हैं एक संख्या विषम एक दूसरी संख्या सम होती है। आप बोलो सर ये तो होना चाहिए ऑप्शन इसका, ये भी तो हो सकता है। देखो एक संख्या आपने क्या बोला, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और एक संख्या ले ली मैंने सम कौन सी मिल लो 4 मान लो। आप बोलोगे सर देखो ये तो दोनों, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, इनका भी एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, चलो मान लिया आपकी बात। अब मैंने लिया 12 और एक संख्या ले ली 15, अब बताओ ये विषम संख्या है, ये क्या है सम संख्या,
है ना। इनका एचसीएफ बताओ कितना आ रहा है, आप बोलो सर इनका एचसीएफ तो 3 आएगा। आप बताओ हमेशा आ रहा है क्या, कभी कभी आ रहा है ना एक, ये कभी कभी आ रहा है, हमेशा थोड़ी आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दोनों संख्याएं विषम हो, दोनों संख्याएं विषम हो फिर भी क्या होगा, जैसे दोनों संख्याएं मान लो एक 9 है एक 27 है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा देखो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कोई भी हो ना प्राइम नंबर, जैसे 3 5 होगी, 5 7 होगी, है ना, इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 होता है। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 2332, 12% की हानि का मतलब हो गया इसको ये 88% की वैल्यू है, मतलब विक्रय मूल्य। आपको 100 की पूछी है तो 100% निकाल दो, इसको गुणा करोगे भाग करोगे, आपका आंसर 22 चौके 88, 22 एकम 22, 0 और 22 छिके 132, 4 से इसको काटा 25, 25 छिके 150, 150 आ गया ना, एक बचेगा 25 एकम 25 और एक 26, तो 26 और 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया दोस्तों, ये बी कंपनी है, डब्ल्यू है, ये कौन सी है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये वी ने, यहाँ से देखो ये कौन सा है, कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, मतलब जो नीले वाली है इसने क्रय मूल्य इसका, लाल वाला विक्रय मूल्य है। आपको लाभ परसेंट देखना है, लाभ परसेंट के लिए आप क्या देखते हो, ये सीपी और एएसपी। मान लो वी का है, ये 65 है, इसका क्रय मूल्य 78 रुपए में इसने बेची है, 13 रुपए का लाभ हुआ इसको, कितने पर, 65 पर, गुणा में 100, आप निकालोगे तो ये 20% आएगा। आपको पूछा इस प्रकार सभी में, तो ये सभी में देखोगे तो वी है ना, इसका सबसे ज्यादा आया है। ठीक है ना, निकालोगे 75 से ये 85.5 हुआ है, तो इसमें कम आएगा। इसमें आप देखोगे कितना, 60 से 70, 10/6 मतलब 16% के लगभग आएगा। 80 से 97 का मतलब 17/80 इंटू 100 करोगे, यहाँ पे 70 से 77 मतलब 7 की वृद्धि है, 70 पर गुणा में 100 करोगे, है ना। तो ये चीज देखनी है, तो इसमें देखोगे तो ये सबसे ज्यादा आया, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 108 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया हो दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 108 पाई के इक्वल है। आपको पूछे गोले अर्धगोले का आयतन, तो आपको त्रिज्या निकालनी है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 छिके 18, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो 2/3 पाई इंटू में क्या करना था, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की क्यूब 216 आएगा। इसको आपने यहाँ से काटा तो ये आगे दोस्तों 72, 72 को 2 से गुणा किए तो 144 पाई आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, 180 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप दोस्तों 9×5 45 एक्स स्क्वायर बराबर 180 हो गया। इसको काटा एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। 9x और 5x माना है मैंने, आपको पता होगा कल भी ऐसा सवाल आया था। एरिया पूछा है तो इनका गुणा होगा, बराबर 180 दिया हुआ है, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। आपको परिमाप पूछा है तो 9 और 5 14, 14 दूना 28, x की वैल्यू निकाल दो, 28 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो कितना आ जाएगा 56। तो ये लास्ट सवाल था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। बाकी आप क्लास को पूरी लगाना, इसके क्वेश्चन काफी अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, और ये लेवल 5 का पेपर है दोस्तों, इस प्रकार इसको हल्के में मत ले लेना, अच्छे से इसके सवाल आए हुए ना उनको देखना किस प्रकार सवाल पूछे हुए हैं, कहाँ से चीज देखे क्या चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।